कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिहाज से केंद्र सरकार ने एक बार फिर राहत पैकेज की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना से प्रभावित छोटी इंडस्ट्रीज, गरीबों और नौकरी पेशा लोगों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए के तोहफों का ऐलान किया है। पहली घोषणा वित्त मंत्री ने क्रेडिट गारंटी योजना को लेकर की, जिसमें केंद्र सरकार ने फंड क्रेडिट गारंटी योजना के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। इस फंड से कोविड से प्रभावित क्षेत्रों को काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही देश के 8 महानगरों को छोड़कर अन्य शहरों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मेडिकल इंफ्रा के लिए केंद्र सरकार कम ब्याज दर पर लोन देगी। इस योजना के तहत अधिकतम 100 करोड़ रुपए का लोन होगा। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से पिछले साल भी क्रेडिट गारंटी योजना का ऐलान किया गया था, लेकिन इस बार ECLGS स्कीम के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन का प्रावधान किया गया है। क्रेडिट गारंटी स्कीम से 25 लाख छोटे उद्यमियों को इसका फायदा मिलेगा। इसमें ब्याज की दर MCLR प्लस 2% होगा, जबकि समय अवधि अधिकतम 3 साल की होगी। इसका लाभ 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकेगा। वित्त मंत्री ने देश के पर्यटन क्षेत्र को भी राहत के माध्यम से सहारा देने की कोशिश की है। सरकार की घोषणाओं के अनुसार अब टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसका लाभ 10,700 टूरिस्ट गाइडों को मिलेगा, जबकि टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि अब भारत आने वाले पहले 5 लाख टूरिस्ट को वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। इस पर कुल 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। Tourist visas will be issued totally free of charge. This will benefit for any tourist only once. The scheme will be applicable till 31st March 2022 or till the first 5 lakh of visas get covered. In other words, till 31st March 2022 or till the first 5 lakh tourist visas are issued, everyone gets free tourist visa. Beyond that, of course, the usual regular charges will apply. बहरहाल कोरोना की पहली लहर के बाद देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए केंद्र ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन इस बार दूसरी लहर के बाद विभिन्न सेक्टर्स को मोदी सरकार से बड़ी राहत की उम्मीद जरूर थी। लेकिन केंद्र सरकार ने कोरोना से प्रभावित छोटी इंडस्ट्रीज, गरीबों और नौकरी पेशा लोगों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए के तोहफों का ऐलान कर काफी राहत देने की कोशिश जरूर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
20 में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर, दूसरा लॉकडाउन और फिर सरकार का भी दूसरा राहत पर 2021 सरकार ने एक राहत पैकेज का 20 लाख करोड़। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज एक बार साइलेंट कर दें। तो चलिए हम इसी राहत पैकेज को लेकर के बात करेंगे कि कितनी राहत हो सकती है इस पैकेज के जरिए। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है कि माना भी है उन्होंने कि भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ा है। लॉकडाउन, कोविड के जो साइड इफेक्ट्स हैं, लोगों पे रोजगार का संकट, लेकिन 4 नए उपाय और 4 पुराने, उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बात करें जिस सेक्टर को लेकर के सबकी परेशानी है, टूरिज्म सेक्टर को लेकर के, तो कहा यह गया है कि जो गाइड हैं वो और एजेंसीज दोनों को प्रमोट किया जाएगा। 5 लाख विदेशी जो हमारे मेहमान हैं यानी कि टूरिस्ट हैं, उन्हें फ्री वीजा ऑफर किया जाएगा। तो चलिए आप टीवी स्क्रीन पे देखने लगातार कि क्या राहत पैकेज के क्या 8 उपाय बताए गए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री साहब हैं, भाजपा से हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब हैं, कांग्रेस से डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। राहत पैकेज की मांग न केवल व्यापारी, राजनीतिक दलों ने भी कहा कि सरकार को व्यापारी वर्ग के लिए, आमजन के लिए कुछ राहत की किरणें खोलनी चाहिए, यानी कि राहत का पैकेज देना चाहिए। तो इस पैकेज से कुछ राहत की खबरें आ सकती हैं। सर आपके यहाँ से म्यूट किया हुआ है सर, अनम्यूट करिए। शास्त्री साहब म्यूट है आपके यहाँ से। हिंदुस्तान में कोरोना की जो महामारी आई, उसके बाद जिस तरह के पैकेजेस राहत के यहाँ के व्यापारिक जगत को और तमाम दूसरे क्षेत्रों को दिए गए हैं, वो आप समझ लीजिए कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। और उससे जो माली हालत जो देश की बिगड़ी है, शायद विश्व भर में किसी भी देश में इतनी बुरी दुर्गति जो है किसी के इकोनॉमी की नहीं हुई जितनी की हमारी हुई। आपको पता है कि हमारी जीडीपी रसातल में चली गई है। उससे भी मतलब गहरे कोई अगर जगह है तो वहां है -7.7 के आसपास चली गई है, और आगे भी इससे वर्स्ट सिचुएशन आने वाली है। ये इस बात का संकेत है कि जो सरकार को जो जिस तरह के इक़दाम करने चाहिए थे वो सरकार टाइमली नहीं कर पाई। और जो राहत पैकेज भी दिए गए हैं, आपको ध्यान होगा 20 लाख करोड़ के इसके बारे में स्पष्ट था कि वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, वो बजट के अंदर ही एक आंकड़े का सगुफा बना के छोड़ दिया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी, बिजनेस सब का बंटा ढार है, आप देख लीजिए। और अब जो अनाउंसमेंट आया है आज, मैं आपको कह रहा हूं खाली गारंटी स्कीम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो वीजा की आप बात कर रहे हैं, आपके यहाँ से लोग नौकरी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनको नौकरी के लिए वो बाहर नहीं जा सकते, तो आप वीजा दे देंगे। आप, मैं कह रहा हूं उनको फ्री यात्रा भी दे देंगे ना, तब भी कोई बाहर से आने वाला नहीं है आपके यहाँ पर, क्योंकि आपने जो दुर्गति यहाँ पर महामारी की सिचुएशन जो बना रखी है, नहीं तो आपके पास टीका प्रॉपर तरीके से टीकाकरण हो रहा है। पहले तो हम लोगों ने बहुत बड़ा ये किया कि हम पूरे दुनिया को ही टीका सप्लाई कर रहे हैं। अब पता चला कि हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है टीका, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे अप्रूव्ड ही नहीं है। यहाँ से जो टीका आप लगवा रहे हैं, आज आप टीका लगवा के बाहर जा नहीं पाएंगे। तो क्या लगता है आपको, किस राहत पैकेज से कोई उम्मीद नहीं लग रही है आपको? मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के दिन जो राहत पैकेज दी जा रही है, देखिए लोगों को कैश उनके खाते में जब आप कैश देंगे ना, वो राहत उनको फील होगी। अब आप जिस तरह की ये गारंटी स्कीम्स वगैरह लेकर के आ रहे हैं, गारंटी स्कीम्स देखिए, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जब गारंटी स्कीम देती है तो ये गारंटी स्कीम केवल अपने कार्यकर्ताओं के लिए और अपने समर्थकों के लिए होती है।
यहाँ पर फेयर ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? पब्लिक से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आम आदमी वो जो भारतीय जनता पार्टी है उनके कुछ लोगों ये लग रहा साहब विरोधी है, उनके पास क्या है, उन्हीं को मिलेगा, विरोधी आदमी लेकिन है तो उनको तो यही है कहीं कि फेयर सरकार कुछ प्ले भी नहीं है। और इस जी। इन पैकेजेस का मैं आपको कह रहा हूं कि राहत से कोई संबंध नहीं है, ये केवल सगुफेबाजी है। आप आंकड़े बजट में जाकर के देख लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ। वरुण जी, आप का वीडियो नहीं दिख रहा मुझे, आप जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ? बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे आपकी अब। जी, ये राहत पैकेज देखा आपने? कुछ राहत की इससे खबर आ सकते हैं आने वाले समय में कि हाँ चलिए कुछ राहत है? देखिए योगेंद्र जी, पिछले साल मई में 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषणा करी थी, 6 दिन तक उसका ढोल पीटा था। अगर वही जनता के पास आ चुका होता तो भारत की इकोनॉमी, आम आदमी की इकोनॉमी, गरीब आदमी की, मिडिल क्लास की सुधर चुकी होती। आज का जो राहत पैकेज है, मैंने बहुत ज्यादा ध्यान से इसलिए नहीं देखा कि ये तो साल में कितनी बार आपने, आज हरिशंकर जी व्यास, आप पत्रकार हो, बड़े पत्रकार हैं, सीनियर हैं, वरिष्ठ, उनका आर्टिकल पढ़ा हो कि झूठ से खंड खंड होता व्यक्तित्व, तो उस आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो आत्मग्लानि होने लग जाएगी। कैसे नेताओं को हमने वोट दिया, कैसे नेताओं को हमने चुन लिया। आप देखिए दिन भर झूठ भरे, पाखंड पाखंड पाखंड। आप आज का राहत पैकेज पे अगर हम बात करें, आप उसकी बात कर रहे हो, इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन पे, बिजली कंपनियां कौन सी हैं? प्राइवेट कंपनियां हैं। आम आदमी का, मिडिल क्लास का उससे कोई संबंध नहीं है। एक्सपोर्टर्स का जरूर मुझे लगता है भाई, एक्सपोर्ट से कुछ अगर रियलिटी पे आ जाएगा, ग्राउंड रियलिटी पे, तो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि इस समय बड़ी एक्सपोर्ट पे मार पड़ी है, इंश्योरेंस बढ़ा है दायरा। आप मुझे टूरिज्म सेक्टर का भी मैं मान सकता हूं, हो सकता है टूरिज्म बढ़े, क्यों, लेकिन कोरोना काल में आएगा कौन? थर्ड लहर की बात चल रही है, विदेश से आएगा कौन? वो पैसा भी जो बता रहे थे शास्त्री जी पैसा, वो जाएगा कहां टूरिज्म वाला, जब टूरिस्ट आएगा ही नहीं बाहर से। ये चीजें आप देखिए, मिडिल क्लास को क्या दिया उस पर आप चर्चा करिए। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं दिया, गरीब आदमी के लिए भाई अन्न देंगे, भाई 5 किलो अनाज से कोई पेट भरता है क्या? उसको फिर बढ़ा दिया भाई नवंबर तक, पिछले साल भी यही किया था। ये सारी चीजें मेरे को तो टोटली इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट लगता है, इनको इकोनॉमिक आती नहीं है। निर्मला सीतारमन जी महिला है, उन पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप देखिए उनको बेचारे, वो जबरदस्ती उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना के रख रखा है। आपके पास जितने एक्सपर्ट बीजेपी में फाइनेंस के लोग हैं उनको बाहर कर रखा है। ये चीजें जो है, ये देश, पूरा देश देख रहा है। एक मंडली में पूरे, दूसरे शब्दों का क्योंकि अच्छा नहीं लगता है प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर्स के लिए कुछ बोलना, ये तो बोल सकते हैं किसी के लिए भी, तो उस मंडली जो है, एक ग्रुप जो है, उनको मैं गैंग नहीं बोल रहा हूँ, ग्रुप बोल रहा हूँ, बीजेपी के लोग तो चाह रहे हो आप, गैंग भी बोल दिया आपने, मंडली भी बोल दिया। नहीं, मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूँ कि आज जैसे इनके मुख्तार है जो मिनिस्टर है वो मुस्लिम, उन्होंने राहुल गांधी के लेकर क्या कहा, मैं ऐसे नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो रूल कर रहा है बीजेपी को भी और देश को भी, वो रूल नहीं कर रहा है। वो तो जैसे कोई, मतलब आप क्या उनके लिए क्या शब्दों का उपयोग करोगे? इकोनॉमिक, आप जो वित्त मंत्री कहे मैं प्याज नहीं खाती, पेट्रोल का दाम रोज बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल का दाम बढ़ाए जा रहे हैं, कौन सा पैकेज आपको नजर आ रहा है? आप मुझे बताइए। लेकिन जो चीज अच्छी लगी मुझे, वो जो टीवी के हिसाब से आप लोगों ने बताई, धरातल पे तो वो आनी नहीं है, मुझे पता है, वो चीज मैंने आपको बताई, जो मैंने अच्छाई भी बता दी, और बुराई की तो कोई प्रश्न ही नहीं, बुराई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो बुराई क्या करोगे? ये तो हवा हवाई चीज है, कोई जो हवा हवाई एक सॉन्ग आता है श्रीदेवी का, वो भी नहीं है, कम से कम आदमी नाच गाना ही देख ले। ये तो जनता तो परेशान हो चुकी, इनसे उकता चुकी है। आप देखिएगा, मैं कांग्रेस की इसलिए नहीं कह रहा, कांग्रेस को नहीं भी चुनेगी, मान लीजिए कांग्रेस कमजोर है, तो जो ऑल्टरनेट मिलेगा उसको चुनेगी और इनको बाहर करेगी देश से। इन्होंने देश का सर्वनाश कर दिया, इकोनॉमी का। उससे राहत मिलेगी, उससे राहत मिलेगी। चले वरुण जी, वापस आऊंगा आपके पास में। मैं योगेंद्र जी, एक लाइन में बीच में बोलना चाह रहा हूँ गर्ग साहब को थोड़ा ज्ञान देखते हुए। मैं ये कह रहा हूं कि गर्ग साहब तो चूंकि ये सारे अर्थशास्त्र को बहुत ठीक से समझते हैं, इस वक्त जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप इंडस्ट्री और ट्रेड को आप सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाएं, सस्ता डीजल, पेट्रोल, बिजली, ये सस्ता उपलब्ध करवाएं, और ताकि वो प्रोडक्शन अपना शुरू कर सके, कारखाने चला सके, और आप चाइना के ऊपर कंटेंट करें, वहां का इंपोर्ट घटाएं, ताकि यहाँ पर प्रोडक्शन हो, तब तो वो कोई एक्सपोर्ट करने की बात करेगा। आप तो इंटरनेशनल कंपटीशन में बुरी तरह से पिछड़ चुके हैं। काय का पैकेज है ये? पैकेज किसी के काम ही नहीं आना, कोई आपके पास आएगा ही नहीं लेने के लिए। जब उसको मालूम है कि वो वाइबिलिटी नहीं बैठ रही है, तो आपसे कोई लेने आने वाला नहीं है, ये अच्छी तरह जानते हैं।
इसलिए इसी तरह का अनाउंसमेंट करते हैं कि देना तो कुछ है नहीं, न कोई हमारे पास कुछ आना है, बहुत चलिए, ज्यादा जवाब दिलवा देता हूं एक बार में। गर्ग साहब खुद भी बेचैन हो रहे हैं। जी गर्ग साहब, आपने सुना कि राहत पैकेज के नाम पे केवल गोलियां दी जा रही हैं और इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। लोगों के पास में कैश जाना चाहिए ताकि वो अपने स्तर को सुधार सकें। यह एक सर्वे का जिक्र करना लाजमी होगा कि 7.5 करोड़ लोग अपनी रेखा से नीचे चले गए हैं मध्यम वर्ग में। तो आपको लगता है गर्ग साहब कि इस पैकेज से उन लोगों को वापस उस स्थिति में वो रिटर्न कर पाएंगे? योगेंद्र जी, आज का जो पैकेज है 27,10,000 करोड़ रुपए का पैकेज हमने पहले घोषित किया हुआ है। उसके अलावा आज 6,28,943 करोड़ रुपए का आज राहत पैकेज घोषित किया गया है। उसके अंदर हमने 1,10,000 करोड़ रुपए का कोविड अफेक्टेड लोगों के लिए जो हेल्थ सेक्टर से संबंधित है उसको 50,000 करोड़ रुपए का, और अदर सेक्टर्स जो कोविड से अफेक्टेड हुए हैं उनको 60,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया गया है। एक हमारी स्कीम 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम जो चल रही थी, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, उसमें से 2,70,000 करोड़ रुपए डिस्बर्स हो चुके हैं। उसको बढ़ा करके 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि 31 मार्च 2022 तक रहेगी। आप ये देखिए कि इसके अलावा हमने खाद पे सब्सिडी 14,500 करोड़ रुपए की खाद पे अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जो 15,000 से नीचे के एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट को राहत देने के लिए 24% का जो ईपीएफ है वो सरकार भुगतेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है, उसके अंदर हमने नवंबर 2021 तक लगभग 93,000 करोड़ रुपए का सरकार का खर्चा आएगा। इसी तरीके से डिस्कॉम में हमने 97,000 करोड़ रुपए का खर्चे का दिया है। आप एक्सपोर्ट गारंटी स्कीम है, उसके अंदर 88,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है कि इसी अंदर कवरेज करके 88,000 करोड़ रुपए का कवरेज किया गया है। बहुत सारी स्कीम है जिससे कि जनता को, गरीब को फायदा हो जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए का हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने का प्रावधान किया है कि जो आज मानव संसाधन, टेम्परेरी मानव संसाधन डेवलप करने के लिए 23,000 करोड़ रुपए का हमने अलग से अतिरिक्त प्रावधान किया हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो ये जो चीजें हैं इससे जनता को फायदा होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो ये विपक्ष है, विपक्ष को बुराई करने के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि आज तक जो हमने पहले दिया है उसके अंदर भी लोगों को फायदा हुआ है। हमने गरीबों को अन्न पहुंचाया है, गरीबों को सिलेंडर पहुंचाया है, गरीबों के खाते में पैसा पहुंचाया है, किसान सम्मान निधि के अंदर पैसा पहुंचाया है। तो एक सवाल मेरा तीनों से धरातल पे आई है। एक सवाल मेरा आप तीनों से है, राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं आप लोग। सरकारी आंकड़ा, सरकारी घोषणा ये गवाह है इस वक्त कि 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक अन्न योजना से जोड़ रहे हैं आप, है ना। उसको एक्सटेंड किया आपने, जो लास्ट ईयर थी। प्रधानमंत्री जी ने जो कोविड के दरमियान जो अनाज और ये सारी चीजें रखी थी वो दीपावली तक, यानी कि नवंबर 2021 तक, यही कह रहे हैं ना। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि देश की आबादी लगभग 130-32 करोड़ है, तो 80 करोड़ लोग जो तो रजिस्टर्ड हैं, कुछ लोग और भी होंगे, हो सकता है कि आप लोग उनके लिए भी द्वार खोल दें। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम आजादी के इतने साल बाद भी कितनी आबादी को हम उस रेखा के अंदर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी तक भी उनको हम 5 किलो अनाज के भरोसे ही उनका जीवन यापन करवा रहे हैं। हम उनके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं? उनको अनाज की आवश्यकता नहीं है, उनको आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है कि हम उस स्थिति में खड़े हो सकें कि इस अनाज को हम दूसरों को भी दे सकें। 80 करोड़ लोग अगर उस जीवन यापन उस अनाज के भरोसे हो तो अंदाजा लगाइए कि हम कहाँ पे हैं। 50 करोड़ लोग हैं जो अपना कमा के खा पा रहे, बाकी की पार्टी जो सरकार है वो खुद कह रही है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 80 करोड़ को हम खाना दे रहे हैं। योगेंद्र जी, हालात हैं, सभी राज्यों में स्थितियां होंगी। योगेंद्र जी, मैं एक आप बीजेपी वालों से प्रश्न पूछना भी, वो कह रहे थे 27 लाख करोड़ का पहले पैकेज दिया। सुन रहे हैं वरुण जी, आपको सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। गर्ग साहब आपको देख सकते हैं, पहले कहा 27 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, 6 लाख करोड़ का और दिया। अरे भाई, टोटल बजट क्या है देश का, ये तो बता दो आप। वो पैकेज है क्या बजट भी? आपको पता ही नहीं है, क्या बोलते हो? नहीं, टोटल बताओ क्या है, टोटल बजट क्या है, सरकार बोलती है ना, क्या है, करके दिखाती है। पहले बताओ टोटल बजट क्या है, भारत का टोटल बजट क्या है, भारत का टोटल बजट क्या है,
करती है। आप फिर वही आप भारत का टोटल बजट बताओ, अपने राज्य को भारत का संभाले, टोटल अपने बजट बताओ, राज्य के अंदर क्या स्थिति, आपने इस राज्य की बदतर स्थिति कर दी है। उस राज्य को, उस राजस्थान को तो संभाले ना। आज केंद्र जो चीज करती है उसको अपनाती है। आज अगर मान लो 6,28,000 करोड़ रुपए का अगर बजट दे रही है, आर्थिक पैकेज दे रही है, तो वो एक्चुअल अमल होगा। आज आप ये देखिए कि हेल्थ सेक्टर के अंदर या PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक स्कीम, जिसके अंदर आज मान लो कोई भी नई फैक्ट्री लगाता है तो उसको सब्सिडी मिलती है। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। आज एक्सपोर्टर के लिए 88,000 करोड़ रुपए का ECGC कवरेज दिया जा रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो वरुण जी, केंद्र सरकार जो दी है उसको तारीफ करिए, बुराई करने से कुछ नहीं होगा, और जनता की भलाई का काम करिए। आज जहां तक बेरोजगारी की बात है, आज बेरोजगारी हो रहा है, आज केंद्र सरकार में बीजेपी, इससे पहले तो कांग्रेस थी ना। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने गरीबों के लिए क्या किया? एक बार ये कांग्रेस नहीं है सत्ता में आप लोग हैं। कांग्रेस ने क्या किया? वहां चले जाएंगे झट से। शास्त्री जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट का काम कर रही है। हर व्यक्ति का ध्यान में रखते हुए, जहां पर गरीब आदमी को पैसे, जहां पर गरीब इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, जरा सा उनके लिए और भी जो भी स्कीम से पैसा लगाया जा रहा है। एक सवाल है मेरा, गर्ग साहब, एक सवाल है। गर्ग साहब, रोहित जी, एक छोटा सा सवाल। मैं दो चीजें पूछना चाह रहा हूँ, जो राजस्थान से रिलेटेड भी हैं। वो मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान का कपड़ा व्यापार, मैं एक बार आ रहा हूँ। ये बहुत ही, मैं एक लॉजिकली जो मेरा सवाल है मैं वो जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए और जो इफेक्ट हुआ है वो, और 60,000 करोड़ रुपए जो इस पे डिपेंड थे, जिन पे प्रभाव कोविड का पड़ा है, ये बात कही। लेकिन ये लोन स्कीम है सर, 7.95% और 8.25% से ज्यादा नहीं होगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि सरकार स्वयं इस बात को मान रही है कि लोगों की स्थिति बिगड़ी है। पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने स्वीकार तो किया है कि लोगों के सामने संकट हुआ है, और हमें दिखाई भी देता है। और सरकारें गार्जियन के रूप में होती हैं देश में, वो स्टेट में हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, और ये स्वीकार भी करती हैं, अच्छी बात। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, 8.25% जो ब्याज है सर, आप क्या मानते हैं कि ये कम ब्याज है? राहत यूपी चुनाव के लिए, पहले बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव में पैकेज डाल रहे थे। टोटल बजट जितना है ना, टोटल बजट को तो वरुण जी आ रहा हूँ, जवाब दे रहे हैं, जवाब से इनकार नहीं कर रहे हैं। एक बार मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं वो, मैं आपके पास में लेके आऊंगा उनको। जी गर्ग साहब। योगेंद्र जी, 7.95% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आज हमारी रेपो रेट 4% है। आज हम डिपॉजिट पे 5.5 से 6% डिपॉजिट पे रेट पैसा लेते हैं। तो आज अगर उसके ऊपर मात्र 2%, 2.5% एक्स्ट्रा लेके, क्योंकि वो एक एक्सपेंडिचर या जो भी खर्चा है उसको जोड़ते हुए 7.9% पे दे रहे हैं, जो कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पे हम आर्थिक पैकेज दे रहे हैं कि भाई जो मेडिकल से संबंधित है उनको जो नुकसान हुआ है, या और जो कर्जा ले लेके चुकेगा नहीं, क्योंकि जरूरी है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, जो मैं समझ पाया हूं पूरे कोविड काल में, मुझे नहीं लगता है कि मेडिकल सेक्टर में किसी को लॉस हुआ होगा, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो आपके मेडिकल प्रोडक्ट्स वाले हो। किसी को किस बात का लॉस हुआ है? उनको मेडिसिन कम बिकी है, मेडिसिन तो मार्केट में मिली नहीं है, लोगों को किल्लत का सामना करना पड़ा। कोरोना से संबंधित मेडिकल की सेल हुई है, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी और भी दवाइयां होती है, कोरोना के अलावा और भी दवाइयां होती है। उसके लिए हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने के लिए आज हमको हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या करोगे? मैं एक चीज को अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पे, वरुण जी देखिए, इस अनाउंसमेंट की एक पॉजिटिव बात, इस बात को स्वीकार करना होगा कि 23,220 करोड़ रुपए ये केयर यूनिट्स के लिए, जो बच्चों के लिए दिया, सरकार ने कहा है कि हम इस पे खर्च करके इसे आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि तीसरी वेव को लेकर के जिस तरह से हम मान के चल रहे हैं, वो एक हमारे लिए, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तीसरी वेव जिसको लेकर के हमें आशंका है या हमें लगता है कि आने वाली है,
तो उसको लेकर के सरकार को गौर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल फैसिलिटी पे 23,220 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है, इससे बेनिफिट तो होगा। शास्त्री साहब, वरुण जी भाई किस बात का बेनिफिट होगा, मुझे एक्सप्लेन करें। 23,000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों को, उन प्राइवेट अस्पतालों को दोगे या सरकारी अस्पतालों में लगाओगे उनको, और कब तक लगाओगे? बच्चों को खतरा है कि नहीं है? नहीं, ये तो सब घोषणाएं हैं। पहले खर्च हो जाएगा। मार्च 22 चुनाव के लिए होगा 30,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के अंदर। यहाँ प्रॉब्लम दूसरी है। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाना, बेड बढ़ाना हॉस्पिटलों के अंदर। वरुण जी वापस आ रहा हूँ। वरुण जी फैसिलिटी बढ़ाने के ऊपर खर्च होगा। सवाल कर रहे हैं देवेंद्र जी, एक सवाल कर रहे हैं जी केंद्र जी, यहाँ प्रॉब्लम दूसरी है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है और जो पार्टी रूल कर रही है, वो अपने वोटर के अलावा किसी को राष्ट्रवादी मानती नहीं है। उसका किसी भी तरीके से ये लोग भागीदारी मानते ही नहीं है। न उनको कोई पैसा देना है, न उनकी कोई केयर करनी है, न उनकी तरफ देखना है। ये है यहाँ पर सेंटर में बैठी हुई सरकार की प्रॉब्लम। तो इनकी जो भी स्कीम्स हैं, वो स्कीम देश के लिए नहीं है, ये स्कीम इनकी अपने लिए है। अभी जो हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की और की बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि ये किस लिए किए होंगे, ये क्यों इमरजेंसी हो रही है। अभी आपने पिछले दिनों विवाद सुना था रामदेव बाबा का और एलोपैथी का। तो रामदेव बाबा अब जो है एक हेल्थ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसी तरह के बाबाओं के प्रोजेक्ट के लिए ये सब स्कीम्स लेके आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं इनमें कुछ नहीं होने वाला है। कोई देश के वेलफेयर के लिए लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस सेक्टर में जाएंगे इसी तरह के बाबाओं के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ये बाबाओं के लिए सारी स्कीम लेके आते हैं और कितनी तकलीफ पैसे इनको जो है कोई हॉस्पिटल के नाम से, कोई मेडिकल कॉलेज के नाम से दूसरे राज्यों को मतलब तकलीफ में डाल दिया। आप अपने स्टेट को तो संभालिए ना, दूसरे राज्य को तकलीफ में डाल दिया आपने ऑक्सीजन की डिमांड करके। तो आप अपने वो एकदम दुरुस्त है। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के नाम से झूठ फैलाई देश भर में, वो एक्सपोज हो गई की जरूरत नहीं है, एक्सपोज हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के नाम से जो झूठ फैलाई, और मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके नेताओं की झूठ जो है अब ट्विटर के अंदर आप लोगों को पता चलता है तो उसकी पढ़ाई करिए। कोई संबंध नहीं है। पब्लिक के लिए कोई पैकेज नहीं है, पब्लिक के लिए कोई पैकेज नहीं है। पब्लिक वैसे ही बर्बाद होनी है, न कोई एक्सपोर्ट बढ़ना है, न कोई टूरिस्ट आना है। इनको ये अच्छी तरह पता है। बात है विदेशी मुद्रा भंडार है ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि हमारा नागरिक हिंदुस्तान जाए। एक भी देश नहीं है ये कह रहे हैं 2 वर्ष के आयात के बराबर यहाँ पर महामारी को संभाला नहीं है। आज इंडिया में रोकना चाहूंगा। कुल मिलाकर के सरकार का जो राहत पैकेज है अपने अपने नजरिए से देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि इससे देश की विकास को एक नई गति मिल सकेगी। सरकार ने यह तो माना है कि कोरोना के चलते बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उससे हमारी आर्थिक व्यवस्था भी घट रही है और इस पैकेज के जरिए हम वापस से पटरी पे लौट पाएंगे। तो खैर देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है, कितना इसका असर होता है, क्योंकि अभी प्रतिपक्ष के सवाल हैं राहत पैकेज पे और सरकार अपनी ओर से इस पे वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा ये तो कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है, उसी से महसूस होगा कि हाँ राहत कहीं मिल। स्वामी जी इनको टाइमली एक्सपोज करते रहते हैं। वहां पर जो समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा। मालूम नहीं क्या करना है।
स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर, दूसरा लॉकडाउन और फिर सरकार का भी दूसरा राहत पैकेज। इसी तरह से सरकार ने एक राहत पैकेज का 20 लाख करोड़। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज एक बार साइलेंट कर दें। तो चलिए हम इसी राहत पैकेज को लेकर के बात करेंगे कि कितनी राहत हो सकती है इस पैकेज के जरिए। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है कि माना भी है उन्होंने कि भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ा है। लॉकडाउन, कोविड के जो साइड इफेक्ट्स हैं, लोगों पे रोजगार का संकट, लेकिन 4 नए उपाय और 4 पुराने, उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बात करें जिस सेक्टर को लेकर के सबकी परेशानी है, टूरिज्म सेक्टर को लेकर के, तो कहा यह गया है कि जो गाइड हैं वो और एजेंसीज दोनों को प्रमोट किया जाएगा। 5 लाख विदेशी जो हमारे मेहमान हैं यानी कि टूरिस्ट हैं, उन्हें फ्री वीजा ऑफर किया जाएगा। तो चलिए आप टीवी स्क्रीन पे देखने लगातार कि क्या राहत पैकेज के क्या 8 उपाय बताए गए हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री साहब हैं, भाजपा से हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब हैं, कांग्रेस से डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। राहत पैकेज की मांग न केवल व्यापारी, राजनीतिक दलों ने भी कहा है कि सरकार को व्यापारी वर्ग के लिए, आमजन के लिए कुछ राहत की किरणें खोलनी चाहिए, यानी कि राहत का पैकेज देना चाहिए। तो इस पैकेज से कुछ राहत की खबरें आ सकती हैं? सर आपके यहाँ से म्यूट किया हुआ है सर, अनम्यूट करिए। शास्त्री साहब म्यूट है आपके यहाँ से। हिंदुस्तान में कोरोना की जो महामारी आई उसके बाद जिस तरह के पैकेजेस राहत के यहाँ के व्यापारिक जगत को और तमाम दूसरे क्षेत्रों को दिए गए हैं, वो आप समझ लीजिए कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। और उससे जो माली हालत जो देश की बिगड़ी है, शायद विश्व भर में किसी भी देश में इतनी बुरी दुर्गति जो है किसी के इकोनॉमी की नहीं हुई जितनी की हमारी हुई। आपको पता है कि हमारी जीडीपी रसातल में चली गई है। उससे भी मतलब गहरे कोई अगर जगह है तो वहां है -7.7 के आसपास चली गई है, और आगे भी इससे वर्स्ट सिचुएशन आने वाली है। ये इस बात का संकेत है कि जो सरकार को जो जिस तरह के इक़दाम करने चाहिए थे वो सरकार टाइमली नहीं कर पाई। और जो राहत पैकेज भी दिए गए हैं, आपको ध्यान होगा 20 लाख करोड़ के इसके बारे में स्पष्ट था कि वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, वो बजट के अंदर ही एक आंकड़े का सगुफा बना के छोड़ दिया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी, बिजनेस सब का बंटा ढार है, आप देख लीजिए। और अब जो अनाउंसमेंट आया है आज, मैं आपको कह रहा हूं खाली गारंटी स्कीम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो वीजा की आप बात कर रहे हैं, आपके यहाँ से लोग नौकरी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, उनको नौकरी के लिए वो बाहर नहीं जा सकते, तो आप वीजा दे देंगे। आप, मैं कह रहा हूं उनको फ्री यात्रा भी दे देंगे ना, तब भी कोई बाहर से आने वाला नहीं है आपके यहाँ पर, क्योंकि आपने जो दुर्गति यहाँ पर महामारी की सिचुएशन जो बना रखी है, नहीं तो आपके पास टीका प्रॉपर तरीके से टीकाकरण हो रहा है। पहले तो हम लोगों ने बहुत बड़ा ये किया कि हम पूरे दुनिया को ही टीका सप्लाई कर रहे हैं। अब पता चला कि हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है टीका, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे अप्रूव्ड ही नहीं है। यहाँ से जो टीका आप लगवा रहे हैं, आज आप टीका लगवा के बाहर जा नहीं पाएंगे। तो क्या लगता है आपको, किस राहत पैकेज से कोई उम्मीद नहीं लग रही है आपको? मेरे कहने का मतलब ये है कि आज के दिन जो राहत पैकेज दी जा रही है, देखिए लोगों को कैश उनके खाते में जब आप कैश देंगे ना, वो राहत उनको फील होगी। अब आप जिस तरह की ये गारंटी स्कीम्स वगैरह लेकर के आ रहे हैं, गारंटी स्कीम्स देखिए, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी जब गारंटी स्कीम देती है तो ये गारंटी स्कीम केवल अपने कार्यकर्ताओं के लिए और अपने समर्थकों के लिए होती है।
यहाँ पर फेयर ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? पब्लिक से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आम आदमी वो जो भारतीय जनता पार्टी है उनके कुछ लोगों ये लग रहा साहब विरोधी है, उनके पास क्या है? उन्हीं को मिलेगा, विरोधी आदमी है तो उनको तो लेकिन यही है कि सरकार कुछ नहीं है। और इस इन पैकेजेस का मैं आपको कह रहा हूं कि राहत से कोई संबंध नहीं है, ये केवल सगुफेबाजी है। आप आंकड़े बजट में जाकर के देख लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास में। डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ। वरुण जी, आप का वीडियो नहीं दिख रहा मुझे, आप जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ? बिल्कुल, आवाज आ रही है मुझे आपकी अब। जी, ये राहत पैकेज देखा आपने? कुछ राहत की इससे खबर आ सकते हैं आने वाले समय में कि हाँ चलिए कुछ राहत है? देखिए योगेंद्र जी, पिछले साल मई में 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज घोषणा करी थी। 6 दिन तक उसका ढोल पीटा था। अगर वही जनता के पास आ चुका होता तो भारत की इकोनॉमी, आम आदमी की इकोनॉमी, गरीब आदमी की, मिडिल क्लास की सुधर चुकी होती। आज का जो राहत पैकेज है, मैंने बहुत ज्यादा ध्यान से इसलिए नहीं देखा कि ये तो साल में कितनी बार आपने, आज हरिशंकर जी व्यास, आप पत्रकार हो, बड़े पत्रकार हैं, सीनियर हैं, वरिष्ठ, उनका आर्टिकल पढ़ा हो कि झूठ से खंड खंड होता व्यक्तित्व, तो उस आर्टिकल को आप पढ़ोगे तो आत्मग्लानि होने लग जाएगी। कैसे नेताओं को हमने वोट दिया, कैसे नेताओं को हमने चुन लिया। आप देखिए दिन भर झूठ भरे, पाखंड पाखंड पाखंड। आप आज का राहत पैकेज पे अगर हम बात करें, आप उसकी बात कर रहे हो, इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन पे, बिजली कंपनियां कौन सी हैं? प्राइवेट कंपनियां हैं। आम आदमी का, मिडिल क्लास का उससे कोई संबंध नहीं है। एक्सपोर्टर्स का जरूर मुझे लगता है भाई, एक्सपोर्ट से कुछ अगर रियलिटी पे आ जाएगा, ग्राउंड रियलिटी पे, तो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि इस समय बड़ी एक्सपोर्ट पे मार पड़ी है, इंश्योरेंस बढ़ा है दायरा। आप मुझे टूरिज्म सेक्टर का भी मैं मान सकता हूं, हो सकता है टूरिज्म बढ़े, क्यों? लेकिन कोरोना काल में आएगा कौन? थर्ड लहर की बात चल रही है, विदेश से आएगा कौन? वो पैसा भी जो बता रहे थे शास्त्री जी पैसा, वो जाएगा कहां टूरिज्म वाला, जब टूरिस्ट आएगा ही नहीं बाहर से। ये चीजें आप देखिए, मिडिल क्लास को क्या दिया उस पर आप चर्चा करिए। मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं दिया। गरीब आदमी के लिए भाई अन्न देंगे, भाई 5 किलो अनाज से कोई पेट भरता है क्या? उसको फिर बढ़ा दिया भाई नवंबर तक, पिछले साल भी यही किया था। ये सारी चीजें मेरे को तो टोटली इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट लगता है, इनको इकोनॉमिक आती नहीं है। आप निर्मला सीतारमण जी महिला है, उन पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप देखिए उनको बेचारे, वो जबरदस्ती उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना के रख रखा है। आपके पास जितने एक्सपर्ट बीजेपी में फाइनेंस के लोग हैं उनको बाहर कर रखा है। ये चीजें जो है, ये देश, पूरा देश देख रहा है। एक मंडली में पूरे दूसरे शब्दों का, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर्स के लिए कुछ बोलना, ये तो बोल सकते हैं किसी के लिए भी, तो उस मंडली जो है, एक ग्रुप जो है, उनको मैं गैंग नहीं बोल रहा हूँ, ग्रुप बोल रहा हूँ। बीजेपी के बोले तो चाह रहे हो आप, गैंग भी बोल दिया आपने, मंडली भी बोल दिया। नहीं, मैं उन शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूँ कि आज जैसे इनके मुख्तार है जो मिनिस्टर है वो मुस्लिम, उन्होंने राहुल गांधी के लेकर क्या कहा, मैं ऐसे नहीं बोलना चाह रहा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो एक ग्रुप ऑफ पीपल जो रूल कर रहा है बीजेपी को भी और देश को भी, वो रूल नहीं कर रहा है। वो तो जैसे कोई, मतलब आप क्या उनके लिए क्या शब्दों का उपयोग करोगे? इकोनॉमिक, आप जो वित्त मंत्री के, मैं प्याज नहीं खाती, पेट्रोल का दाम रोज बढ़ाए जा रहे हैं, डीजल का दाम बढ़ाए जा रहे हैं, कौन सा पैकेज आपको नजर आ रहा है? आप मुझे बताइए। लेकिन जो चीज अच्छी लगी मुझे, वो जो टीवी के हिसाब से आप लोगों ने बताई, धरातल पे तो आनी नहीं है, मुझे पता है, वो चीज मैंने आपको बताई, मैंने अच्छाई भी बता दी। और बुराई की तो कोई प्रश्न ही नहीं, बुराई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो बुराई क्या करोगे? ये तो हवावाही चीज है। कोई जो हवावाही एक सॉन्ग आता है श्रीदेवी का, वो भी नहीं है। कम से कम आदमी नाच गाना ही देख ले। ये तो जनता तो परेशान हो चुकी, इनसे उकता चुकी है। आप देखिएगा, मैं कांग्रेस इसलिए नहीं कह रहा, कांग्रेस को नहीं भी चुनेगी, मान लीजिए कांग्रेस कमजोर है, तो जो ऑल्टरनेट मिलेगा उसको चुनेगी और इनको बाहर करेगी देश से। इन्होंने देश का सर्वनाश कर दिया इकोनॉमी का। उससे राहत मिलेगी, उससे राहत मिलेगी। चले वरुण जी, वापस आऊंगा आपके पास में। मैं योगेंद्र जी, एक लाइन में बीच में बोलना चाह रहा हूँ गर्ग साहब को थोड़ा ज्ञान देखते हुए। मैं ये कह रहा हूं कि गर्ग साहब तो चूंकि ये सारे अर्थशास्त्र को बहुत ठीक से समझते हैं, इस वक्त जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप इंडस्ट्री और ट्रेड को आप सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाएं, सस्ता डीजल, पेट्रोल, बिजली, ये सस्ता उपलब्ध करवाएं, और ताकि वो प्रोडक्शन अपना शुरू कर सके, कारखाने चला सके। और आप चाइना के ऊपर कंटेंट करें, वहां का इंपोर्ट घटाएं, ताकि यहाँ पर प्रोडक्शन हो, तब तो वो कोई एक्सपोर्ट करने की बात करेगा। आप तो इंटरनेशनल कंपटीशन में बुरी तरह से पिछड़ चुके हैं। काय का पैकेज है ये? पैकेज किसी के काम ही नहीं आना, कोई आपके पास आएगा ही नहीं लेने के लिए। जब उसको मालूम है कि वो वाइबिलिटी नहीं बैठ रही है, तो आपसे कोई लेने आने वाला नहीं है, ये अच्छी तरह जानते हैं।
इसलिए इसी तरह का अनाउंसमेंट करते हैं कि देना तो कुछ है नहीं, न कोई हमारे पास कुछ आना है, बहुत जवाब दिलवा देता हूं एक बार मैं। गर्ग साहब खुद भी बेचैन हो रहे हैं। जी गर्ग साहब, आपने सुना कि राहत पैकेज के नाम पे केवल गोलियां दी जा रही हैं और इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। लोगों के पास में कैश जाना चाहिए ताकि वो अपने स्तर को सुधार सकें। यह एक सर्वे का जिक्र करना लाजमी होगा कि 7.5 करोड़ लोग अपनी रेखा से नीचे चले गए हैं मध्यम वर्ग में। तो आपको लगता है गर्ग साहब कि इस पैकेज से उन लोगों को वापस उस स्थिति में वो रिटर्न कर पाएंगे? योगेंद्र जी, आज का जो पैकेज है 27,10,000 करोड़ रुपए का पैकेज हमने पहले घोषित किया हुआ है। उसके अलावा आज 6,28,943 करोड़ रुपए का आज राहत पैकेज घोषित किया गया है। उसके अंदर हमने 1,10,000 करोड़ रुपए का कोविड अफेक्टेड लोगों के लिए जो हेल्थ सेक्टर से संबंधित है उसको 50,000 करोड़ रुपए का, और अदर सेक्टर्स जो कोविड से अफेक्टेड हुए हैं उनको 60,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया गया है। एक हमारी स्कीम 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम जो चल रही थी, जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, उसमें से 2,70,000 करोड़ रुपए डिस्बर्स हो चुके हैं। उसको बढ़ा करके 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि 31 मार्च 2022 तक रहेगी। आप ये देखिए कि इसके अलावा हमने खाद पे सब्सिडी 14,500 करोड़ रुपए की खाद पे अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जो 15,000 से नीचे के एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट को राहत देने के लिए 24% का जो ईपीएफ है वो सरकार भुगतेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना है, उसके अंदर हमने नवंबर 2021 तक लगभग 93,000 करोड़ रुपए का सरकार का खर्चा आएगा। इसी तरीके से डिस्कॉम में हमने 97,000 करोड़ रुपए का खर्चे का दिया है। आप एक्सपोर्ट गारंटी स्कीम है, उसके अंदर 88,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है कि के अंदर कवरेज करके 88,000 करोड़ रुपए का कवरेज किया गया है। बहुत सारी स्कीमें जिससे कि जनता को, गरीब को फायदा हो जाएगा। 23,000 करोड़ रुपए का हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने का प्रावधान किया है कि जो आज मानव संसाधन, टेम्परेरी मानव संसाधन डेवलप करने के लिए 23,000 करोड़ रुपए का हमने अलग से अतिरिक्त प्रावधान किया हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो ये जो चीजें हैं इससे जनता को फायदा होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो ये विपक्ष है, विपक्ष को बुराई करने के अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि आज तक जो हमने पहले दिया है उसके अंदर भी लोगों को फायदा हुआ है। हमने गरीबों को अन्न पहुंचाया है, गरीबों को सिलेंडर पहुंचाया है, गरीबों के खाते में पैसा पहुंचाया है, किसान सम्मान निधि के अंदर पैसा पहुंचाया है। तो एक सवाल मेरा तीनों से धरातल पे आई है। एक सवाल मेरा आप तीनों से है, राजनीतिक दलों से ही ताल्लुक रखते हैं आप लोग। सरकारी आंकड़ा, सरकारी घोषणा ये गवाह है इस वक्त कि 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक अन्न योजना से जोड़ रहे हैं आप, है ना। उसको एक्सटेंड किया आपने, जो लास्ट ईयर थी। प्रधानमंत्री जी ने जो कोविड के दरमियान जो अनाज और ये सारी चीजें रखी थी वो दीपावली तक, यानी कि नवंबर 2021 तक, यही कह रहे हैं ना। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि देश की आबादी लगभग 130-32 करोड़ है, तो 80 करोड़ लोग जो तो रजिस्टर्ड हैं, कुछ लोग और भी होंगे, हो सकता है कि आप लोग उनके लिए भी द्वार खोल दें। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम आजादी के इतने साल बाद भी कितनी आबादी को हम उस रेखा के अंदर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी तक भी उनको हम 5 किलो अनाज के भरोसे ही उनका जीवन यापन करवा रहे हैं। हम उनके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं? उनको अनाज की आवश्यकता नहीं है, उनको आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है कि हम उस स्थिति में खड़े हो सकें कि इस अनाज को हम दूसरों को भी दे सकें। 80 करोड़ लोग अगर उस जीवन यापन उस अनाज के भरोसे हो तो अंदाजा लगाइए कि हम कहाँ पे हैं। 50 करोड़ लोग हैं जो अपना कमा के खा पा रहे, बाकी की पार्टी जो सरकार है वो खुद कह रही है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 80 करोड़ को हम खाना दे रहे हैं। योगेंद्र जी, हालात हैं, सभी राज्यों में स्थितियां होंगी। योगेंद्र जी, मैं एक आप बीजेपी वालों से प्रश्न पूछना भी, वो कह रहे थे 27 लाख करोड़ का पहले पैकेज दिया। सुन रहे हैं वरुण जी, आपको सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। गर्ग साहब आपको देख सकते हैं, पहले कहा 27 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, 6 लाख करोड़ का और दिया। अरे भाई, टोटल बजट क्या है देश का, ये तो बता दो आप। वो पैकेज है क्या बजट भी? आपको पता ही नहीं है, क्या बोलते हो? नहीं, टोटल बताओ क्या है, टोटल बजट क्या है, टोटल बजट क्या है, पहले बताओ टोटल बजट क्या है, भारत का टोटल बजट क्या है, भारत का टोटल बजट क्या है,
करती है। आप फिर वही आप भारत का टोटल बजट बताओ, अपने राज्य को भारत का संभाले, टोटल बजट अपने बताओ, राज्य के अंदर क्या स्थिति, आपने इस राज्य की बदतर स्थिति कर दी है। उस राज्य को, उस राजस्थान को तो संभाले ना। आज केंद्र जो चीज करती है उसको अपनाती है। आज अगर मान लो 6,28,000 करोड़ रुपए का अगर बजट दे रही है, आर्थिक पैकेज दे रही है, तो वो एक्चुअल अमल होगा। आज आप ये देखिए कि हेल्थ सेक्टर के अंदर या पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक स्कीम, जिसके अंदर आज मान लो कोई भी नई फैक्ट्री लगाता है तो उसको सब्सिडी मिलती है। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। आज एक्सपोर्टर के लिए 88,000 करोड़ रुपए का ईसीजीसी कवरेज दिया जा रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो वरुण जी, केंद्र सरकार जो दी है उसको तारीफ करिए, बुराई करने से कुछ नहीं होगा, और जनता की भलाई का काम करिए। आज जहां तक बेरोजगारी की बात है, आज बेरोजगारी हो रहा है, आज केंद्र सरकार में बीजेपी, इससे पहले तो कांग्रेस थी ना। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने गरीबों के लिए क्या किया? एक बार कांग्रेस नहीं है सत्ता में आप लोग हैं। कांग्रेस ने क्या किया? वहां चले जाएंगे झट से। शास्त्री जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट का काम कर रही है। हर व्यक्ति का ध्यान में रखते हुए, जहां पर गरीब आदमी को पैसे, जहां पर गरीब इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, जरा सा उनके लिए और भी जो भी स्कीम से पैसा लगाया जा रहा है। एक सवाल है मेरा, गर्ग साहब, एक सवाल है। गर्ग साहब, रोहित जी, एक छोटा सा सवाल। मैं दो चीजें पूछना चाह रहा हूँ जो राजस्थान से रिलेटेड भी हैं। वो मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान का कपड़ा व्यापार, मैं एक बार आ रहा हूँ। ये बहुत ही, मैं एक लॉजिकली जो मेरा सवाल है मैं वो जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के लिए और जो इफेक्ट हुआ है वो, और 60,000 करोड़ रुपए जो इस पे डिपेंड थे, जिन पे प्रभाव कोविड का पड़ा है, ये बात कही। लेकिन ये लोन स्कीम है सर, 7.95% और 8.25% से ज्यादा नहीं होगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि सरकार स्वयं इस बात को मान रही है कि लोगों की स्थिति बिगड़ी है। पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने स्वीकार तो किया है कि लोगों के सामने संकट हुआ है, और हमें दिखाई भी देता है। और सरकारें गार्जियन के रूप में होती हैं देश में, वो स्टेट में हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, और ये स्वीकार भी करती हैं, अच्छी बात। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, 8.25% जो ब्याज है सर, आप क्या मानते हैं कि ये कम ब्याज है? यूपी चुनाव के लिए पहले बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव में पैकेज डाल रहे थे। टोटल बजट जितना है ना, टोटल बजट को तो वरुण जी आ रहा हूं, जवाब दे रहे हैं। आज कोचिंग, आज जवाब दे रहे हैं, गर्ग साहब जवाब दे रहे हैं, जवाब से इनकार नहीं कर रहे हैं। एक बार मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं वो, मैं आपके पास में लेके आऊंगा उनको। जी गर्ग साहब। योगेंद्र जी, 7.95% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आज हमारी रेपो रेट 4% है। आज हम डिपॉजिट पे 5.5 से 6% डिपॉजिट पे रेट पैसा लेते हैं। तो आज अगर उसके ऊपर मात्र 2%, 2.5% एक्स्ट्रा लेके, क्योंकि वो एक एक्सपेंडिचर या जो भी खर्चा है उसको जोड़ते हुए 7.9% पे दे रहे हैं, जो कि एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस पे हम आर्थिक पैकेज दे रहे हैं कि भाई जो मेडिकल से संबंधित है उनको जो नुकसान हुआ है, या और जो कर्जा ले लेके चुकेगा नहीं, क्योंकि जरूरी है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, जो मैं समझ पाया हूं पूरे कोविड काल में, मुझे नहीं लगता है कि मेडिकल सेक्टर में किसी को लॉस हुआ होगा, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो आपके मेडिकल प्रोडक्ट्स वाले हो। किसी को किस बात का लॉस हुआ है? उनको मेडिसिन कम बिकी है, मेडिसिन तो मार्केट में मिली नहीं है, लोगों को किल्लत का सामना करना पड़ा। कोरोना से संबंधित मेडिकल की सेल हुई है, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी और भी दवाइयां होती है, कोरोना के अलावा और भी दवाइयां होती है। उसके लिए डेवलप करने के लिए आज हमको हेल्थ सेक्टर को डेवलप करना है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैं एक चीज को अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पे, वरुण जी देखिए, इस अनाउंसमेंट की एक पॉजिटिव बात, इस बात को स्वीकार करना होगा कि 23,220 करोड़ रुपए ये केयर यूनिट्स के लिए, जो बच्चों के लिए दिया, सरकार ने कहा है कि हम इस पे खर्च करके इसे आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि तीसरी वेव को लेकर के जिस तरह से हम मान के चल रहे हैं, वो एक हमारे लिए, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तीसरी वेव जिसको लेकर के हमें आशंका है या हमें लगता है कि आने वाली है,
तो उसको लेकर के सरकार को गौर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल फैसिलिटी पे 23,220 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया है, इससे बेनिफिट तो होगा। शास्त्री साहब, वरुण जी भाई किस बात का बेनिफिट होगा, मुझे ये एक्सप्लेन करें। 23,000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों को, उन प्राइवेट अस्पतालों को दोगे या सरकारी अस्पतालों में लगाओगे उनको, और कब तक लगाओगे? बच्चों को खतरा है कि नहीं है? नहीं, ये तो ये सब घोषणाएं हैं। पहले खर्च हो जाएगा। मार्च 22 चुनाव के लिए होगा 23,000 करोड़ रुपए हेल्थ सेक्टर के अंदर। यहाँ प्रॉब्लम दूसरी है। ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाना, बेड बढ़ाना हॉस्पिटलों के अंदर। वरुण जी वापस आ रहा हूँ। वरुण जी फैसिलिटी बढ़ाने के ऊपर खर्च होगा। सवाल कर रहे हैं देवेंद्र जी, एक सवाल कर रहे हैं जी जी। केंद्र जी, यहाँ प्रॉब्लम दूसरी है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो सरकार केंद्र में बैठी हुई है और जो पार्टी रूल कर रही है, वो अपने वोटर के अलावा किसी को राष्ट्रवादी मानती नहीं है। उसका किसी भी तरीके से ये लोग भागीदारी मानते ही नहीं है। न उनको कोई पैसा देना है, न उनकी कोई केयर करनी है, न उनकी तरफ देखना है। ये है यहाँ पर सेंटर में बैठी हुई सरकार की प्रॉब्लम। तो इनकी जो भी स्कीम्स हैं, वो स्कीम देश के लिए नहीं है, ये स्कीम इनकी अपने लिए है। अभी जो हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की और की बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि ये किस लिए किए होंगे, ये क्यों इमरजेंसी हो रही है। अभी आपने पिछले दिनों विवाद सुना था रामदेव बाबा का और एलोपैथी का। तो रामदेव बाबा अब जो है एक हेल्थ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसी तरह के बाबाओं के प्रोजेक्ट के लिए ये सब स्कीम्स लेके आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं इनमें कुछ नहीं होने वाला। कोई देश के वेलफेयर के लिए लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस सेक्टर में जाएंगे इसी तरह के बाबाओं के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ये बाबाओं के लिए सारी स्कीम लेके आते हैं और दूसरे राज्यों को कितनी तकलीफ की है आपकी वजह से। पैसे इनको जो है कोई पाठ्यक्रम के नाम से, कोई हॉस्पिटल के नाम से, कोई मेडिकल कॉलेज के नाम से ऑक्सीजन की डिमांड करके दूसरे राज्यों को मतलब तकलीफ में डाल दिया। आप अपने स्टेट को तो संभालिए ना, दूसरे राज्य को तकलीफ में डाल दिया आपने ऑक्सीजन की डिमांड करके। तो आप अपने वो एकदम दुरुस्त है। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के नाम से झूठ फैलाई देश भर में, वो एक्सपोज हो गई की जरूरत नहीं है, एक्सपोज हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के नाम से जो झूठ फैलाई, और मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके नेताओं की झूठ जो है अब ट्विटर के अंदर आप लोगों को पता चल रहा है कि उसकी पढ़ाई करिए। वेलफेयर से कोई संबंध नहीं है। पब्लिक के लिए कोई पैकेज नहीं है, पब्लिक के लिए कोई पैकेज नहीं है। पब्लिक वैसे ही बर्बाद होनी है, न कोई एक्सपोर्ट बढ़ना है, न कोई टूरिस्ट आना है। इनको ये अच्छी तरह पता है बात है। विदेशी मुद्रा भंडार है ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि हमारा नागरिक हिंदुस्तान जाए। एक भी देश नहीं है ये कह रहे हैं 2 वर्ष के आयात के बराबर यहाँ पर महामारी को संभाला नहीं है। आप इंडिया में रोकना चाहूंगा। कुल मिलाकर के सरकार का जो राहत पैकेज है अपने अपने नजरिए से देखा जा रहा है। सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि इससे देश की विकास को एक नई गति मिल सकेगी। सरकार ने यह तो माना है कि कोरोना के चलते बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उससे हमारी आर्थिक व्यवस्था भी घट रही है और इस पैकेज के जरिए हम वापस से पटरी पे लौट पाएंगे। तो खैर देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है, कितना इसका असर होता है, क्योंकि अभी प्रतिपक्ष के सवाल हैं राहत पैकेज पे और सरकार अपनी ओर से इस पे वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा ये तो कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है, उसी से महसूस होगा कि हाँ राहत कहीं मिल। स्वामी जी इनको टाइमली एक्सपोज करते रहते हैं। वहां पर जो समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा। मालूम नहीं क्या करना है।